तो आज एक्सरसाइज 3.2 करेंगे हम सभी, जो कि है क्लास 10th का मैथ चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जो भी बच्चा 10th क्लास में है या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है जिसका बेसिक क्लियर नहीं है, वो इन वीडियो को देख सकता है और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो हमारे पास क्या दे रखा है। 3.1 हमारे पास एक्सरसाइज हो चुकी है, उसी के बाद आप इस वीडियो को देखना। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हमारे पास क्या जाएगा। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रोग्राम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है और उनका ग्राफ पे ड्रॉ करके उसके बाद जो सॉल्यूशन निकालना है उसका सोल्व करके निकालना थ्रू ग्राफ हमने बताना कि भाई ग्राफ पे अगर ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट जो इंटरसेक्शन इनके पॉइंट बनेंगे उनके हिसाब से इनके सॉल्यूशन हमें बताने हैं। तो जो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। एक स्कूल में मैथमेटिक्स क्विज हुई और उसमें 10 बच्चों ने पार्ट लिया जो कि क्लास 10th के थे। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ फोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो आपको पता है गर्ल्स इन चीज़ों में आगे रहती है, तो हमारे पास क्या है, गर्ल्स 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़। अगर देखो बॉयज़ हमारे पास 5 है तो गर्ल्स हमारे पास 9 है। एक तरीका का ऐसे मतलब जो इनका डिफरेंस है वो 4 के बराबर है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक इन द पार्ट इन द क्विज। ठीक है, तो हमारे पास देखो टोटल स्टूडेंट कितने हमारे पास, मैं मान लेता हूँ x प्लस में y इज इक्वल टू में 10। जबकि क्या है देखो भाई, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x। तो जो गर्ल्स हमने मानी है वो मानी है हमने x एंड जो बॉयज़ माने हैं वो हमने माने हैं y। तो ये लाइन आपको लिखनी है स्टार्टिंग में। उसके बाद जो दोनों का सम है मतलब दोनों टोटल है x प्लस y इज इक्वल टू में 10 के बराबर आएगा। उसके बाद अर्जुन का डिफरेंस है जो कि अगली लाइन में क्या रहेगा, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। मतलब x माइनस y इज इक्वल टू में 4। अगर x गर्ल्स है और y बॉयज़ है तो कितना डिफरेंस इनका, मतलब गर्ल्स 4 ज़्यादा हैं। तो x माइनस y की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 के बराबर। तो जो ऊपर वाली इक्वेशन है हमारे पास बनेगी x इज इक्वल टू में 10 माइनस में y। इसका मैं टेबल यहाँ पे बना लेता हूँ जैसे कि हमने पिछली 3.1 एक्सरसाइज में बनाया था, उसी टाइप से हमने इसके भी ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं क्या क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो अगर देखो y की वैल्यू मैं अगर 5 पुट करता हूँ, y की वैल्यू मैंने 5 पुट की तो 10 में से 5 गए 5, तो x की वैल्यू भी हमारे पास 5 आ गई। उसके बाद y की वैल्यू अगर 4 पुट करता हो तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 के बराबर। उसके बाद इस वाली इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 4 प्लस में y। तो इसमें मैं वैल्यू क्या क्या पुट करूँगा इनकी, तो ये x y की हमने एक टेबल बना ली। तो y की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4 प्लस 1 इज इक्वल टू में 5। और अगर मैं y की वैल्यू अगर 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ से 4। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 2 ही पॉइंट सफिशिएंट। अगर तो 2 पॉइंट आप निकाल लेते हो तो हमारे पास लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो 3 पॉइंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट आप डाल सकते हो। नहीं तो मैंने सोल्यूशन में डाल रखा है कि भाई 3 पॉइंट अगर लेने हो तो आपने कौन कौन से लेने हैं। तो इस टाइप से मैंने कोई ग्राफ की वो ले लिया हमने, x ये y एक्सिस है हमारे पास और ये जो नीचे वाली ये हमारे पास x एक्सिस है। ठीक है, तो हम पॉइंट को ड्रॉ करते हैं। जो पहली वाली टेबल है उसमें एक पहला तो पॉइंट है x एक्सिस पे 5 और y एक्सिस पे 5। तो ये 5 हो गया और यहाँ से ये 5 होगा। तो जो पहला पॉइंट बना है वो हमारे पास बना है ये वाला, समझ रहे हो बात को, ये वाला। तो पहला पॉइंट आ गया हमारे पास। उसके बाद दूसरा पॉइंट x एक्सिस पे 6 वैल्यू है और y एक्सिस पे इसकी वैल्यू है 4। तो ये वाला पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया और उसके बाद मैं इसके बाद लाइन लगाऊंगा। ठीक है, पहले इसके पॉइंट क्या देते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट बनेंगे इसके, x एक्सिस पे तो 5 वैल्यू है इसकी और y एक्सिस पे है 1। तो एक पॉइंट बनेगा ये। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट x एक्सिस पे 4 है और y एक्सिस पे इसकी वैल्यू 0। तो यहाँ पे आएगा ये दूसरा पॉइंट। ठीक है, तो 2 पॉइंट ये बन गए हमारे पास। तो अब हमें इनके थ्रू एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से। देखो ये जो स्ट्रेट यहाँ पे इस पॉइंट पर रख के और इस पॉइंट पे से एक आएगी स्ट्रेट लाइन हमारे पास। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों पॉइंट इंक्लूड हो गए तो हमारे पास एक बन गया स्ट्रेट लाइन। उसके बाद जो दूसरी स्ट्रेट लाइन बनेगी वो बना ले। जो दूसरी स्ट्रेट लाइन है वो इन पॉइंट के थ्रू जाएगी। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लेके आता हूँ इस पॉइंट को। दूसरी स्ट्रेट लाइन जो बनेगी अपने पास ये बनेगी, समझ गए बात को। तो इस टाइप से स्ट्रेट लाइन बनेगी और जो इंटरसेक्शन बनेगा वो पॉइंट हमारे पास ये बनेगा। तो जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल ये 7 के ऊपर आएगा ये वाली चीज़। तो आड़ के आगे जाएंगे तो पूरे 7 पे आएगी और ये वाली चीज़ आएगी 3 पे। तो जो हमारे पास इंटरसेक्शन के पॉइंट बनेंगे वो बनेंगे हमारे पास 7 और 3, समझ गए। तो यहाँ पे ये वैल्यू है x और ये वैल्यू है y, समझ गए बात को। और x हमने क्या माना था, x इज इक्वल टू में नंबर ऑफ गर्ल्स।
और वाई क्या माना था हमने, नंबर ऑफ बॉयज़। तो गर्ल्स कितनी है हमारे पास 7 और बॉयज़ कितने हैं हमारे पास 3 के बराबर। तो इसी टाइप से इसने ग्राफ ड्रॉ करेगा, ये 7 और 3 पॉइंट आए हैं। तो इस टाइप से दोनों की दोनों ही टेबल ली, मैंने आपको ग्राफ दिखा दिया है। और उसके बाद यहाँ पे लिया फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 7-3, देयरफॉर द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन द क्लास आर 7 and 3 रिस्पेक्टिवली। तो इस टाइप में आपने क्वेश्चन को कुछ सोल्व करना है। उसके बाद अपने पास इसका अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या करा, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46। तो इसकी दो इक्वेशन बनेगी। अगर मैं पेन की जो पेंसिल है हमारे पास, अगर मैं पेंसिल की कॉस्ट x मान लूँ और जो पेन है उसकी कॉस्ट मैं y मान लूँ, तो एक पहली इक्वेशन कैसी बनेगी, 5 पेंसिल एंड 7 पेन कॉस्टिंग ₹50, और जो दूसरी इक्वेशन है 7 पेंसिल प्लस में 5 पेन कॉस्ट ₹46। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई हैं, समझ रहे हो बात को। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको मैं x की फॉर्म में बना के लिखूंगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5x = 50 माइनस में 7y, और ये जो x के यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 है, यहाँ पे डिवाइड हो गया 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे टेबल बनेगी। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 पुट करूँ, 7 5 35, तो 50 में से अगर मैं 35 घटाऊँ तो हमारे पास बचेगा, यहाँ पे बचेगा 15 और ये नीचे बचेगा 5, तो 5 3 15, तो y x की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करूँ तो ये बचेगा ऊपर के, यहाँ पे ये सारा 0 हो गया, तो 5 10 50, तो ऊपर वैल्यू बनेगी 10। और अगर मैं 10 पुट करूँ तो ये बन जाए 70, तो 50 में 70 के माइनस के 20 डिवाइडेड बाय 5, तो माइनस के 4 वैल्यू बनेगी। तो एक टेबल तो हमारे पास यहाँ से निकल के आ गई। उसके बाद जो दूसरी टेबल है दूसरी इक्वेशन से निकालेंगे, तो ये भी x की फॉर्म में बना लेनी है, तो ये बन जाएगी 46, ये वाली इक्वेशन सेकंड, 46 माइनस में 5y इज इक्वल टू में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइडेड बाय में 7 आ जाएगा, क्योंकि जो 7 मल्टीप्लाई कर रहा है वो डिवाइड हो जाएगा, और जो प्लस का 5 है y जाके माइनस करेगा। तो अगर मैं y की वैल्यू -2 पुट करूँ तो 5 2 10, जब और -2 पुट करी तो ये आ जाए हमारे पास 5 × में -2, 5 2 10, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो 46 प्लस में 10 डिवाइडेड बाय में 7, तो 46 प्लस में 10 हो जाए 56, और ये कटेगा 7 2 56, तो 8 वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x की। या अगर फिर y की वैल्यू में 5 पुट करूँ तो ये हो जाएगा 5 5 25, तो 46 में से 25 गए, तो 6 में से 5 गए 1, 4 में से 2 गए 1, तो 21 डिवाइडेड बाय में तो 7 तो 7 21, तो वो x की वैल्यू आ जाएगी 3। अगर मैं y की वैल्यू 12 पुट करूँ, जो कि यहाँ पे कर रखी है, तो 12 5 60, तो 46 माइनस में 60 डिवाइडेड बाय में 7, तो वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहाँ पे 60 में से अगर मैं 40 घटाऊँ, 10 में से 6 गई 4, 5 में से 4 गया 1, तो 14 डिवाइडेड बाय में 7, तो 7 दूनी 14, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2 के बराबर, और वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस की 60 बड़ा है 46 से, तो माइनस का 2 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास दो टेबल बन गई हमारे पास यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे दो टेबल है, एक टेबल तो हमारे पास ये वाली और एक टेबल है हमारे पास ये वाली। तो एक पॉइंट हमने बना लिया, तो एक पॉइंट है हमारे पास 8 और -2, जो कि हमारे पास ये है हमारे पास 8 और -2 के बराबर। तो थोड़ा भाई देखो मैनेज कर लेना, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसलिए करा रहा हूँ इसमें ताकि आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगे, आपका ज़्यादा डाटा वेस्ट नहीं हो। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा लंबे चौड़े क्वेश्चन ये नहीं है, इसीलिए मैं इसमें करा रहा हूँ, ठीक है। तो एक पॉइंट तो हो गया 8 और -2, और दूसरा पॉइंट हो गया हमारे पास 3 और 5, ठीक है, जो कि यहाँ पे बन रहा है कॉमन। उसका जो तीसरा पॉइंट है ये हमारे पास बन रहा है 2 -2 के और 12। तो -2 जो हमारे पास x एक्सिस पे आया, तो x एक्सिस पे -2 वैल्यू यहाँ पे आई, और 12 y एक्सिस पे ये आई, ठीक है। अगर देखो आप दो पॉइंट भी बना लेते हैं तो ये लाइन वहीं पे जाएगी -2 और 12 पे, ठीक है। तो दो पॉइंट भी सेल्फ सफिशिएंट है अगर हमने लाइन ड्रॉ करनी, तो तीसरा पॉइंट ना भी निकालो तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जो दूसरी टेबल हमारे पास x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 है और y की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो ये हमारे पास ये कॉमन पॉइंट बन गया एक और दोबारा से। उसके बाद x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 0, तो हमारे पास दूसरा पॉइंट बन गया ये वाला। और उसके बाद वहाँ यहाँ पे x की वैल्यू -4 है, जो कि ये, और y की वैल्यू 10 है, तो ऊपर जाएगा, तो ये हमारे पास ये पॉइंट बन गया। तो इससे एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, और जो हमारे पास पॉइंट बनेंगे हमारे पास ये बनेगा, ये यहाँ 3 पे आ रही है और यहाँ पे ये 5 पे आ रही है, तो जो पॉइंट बना वो बना 3 और 5। तो ये कॉस्ट ऑफ, तो हमारे पास एक्स वाई की फॉर्म में होती हैं ये, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से 3 और वाई की वैल्यू आ गई 5। तो लास्ट में एक सिंपल सी लाइन लिख देनी है, फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दीज लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 35, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल एंड ए पेन आर, पेंसिल की तो कॉस्ट होगी हमारे पास 3 रुपीज़ और पेन की जो कॉस्ट है वो है हमारे पास 5 रुपीज़ के बराबर।
तो हमारे पास ये क्वेश्चन सिंपल सा सोल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर भैया सेकंड कराने से पहले मैं आपको ये 2 चीज़ बता देता हूँ। तो एक खाली पेज ले लेते हैं। तो 3-4 प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी बतानी पड़ेंगी, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे कोई भी 2 लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं। पहली मान ली हमने a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0। जो दूसरी इक्वेशन हमारे पास a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू में 0। तो हमारे पास 3 प्रॉपर्टी है। पहली तो है इंटरसेक्टिंग की। अगर लाइन इंटरसेक्ट कब करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो लाइन इंटरसेक्ट कब करेंगी, जब वैल्यू a1 बाय में a2, जब हम a1 को a2 से डिवाइड करेंगे और वो इक्वल नॉट इक्वल टू आएगी b1 बाय में b2। जब a1 बाय में a2, ये वाली वैल्यू a1 बाय में a2 और b1 बाय में b2 जब इक्वल नहीं होंगी, तो हमारे पास जो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब जो इस टाइप में, उनका एक सॉल्यूशन होगा हमारे पास, उनका एक पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन होगा। उसके बाद जो दूसरी पॉइंट हमारे पास आता है यहाँ पे, कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक दूसरे के ऊपर जो लाई करेंगी, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर। तो वो कब होंगी, जब a1 बाय में a2 इज इक्वल टू b1 बाय में b2 इज इक्वल टू c1 बाय में c2 जब होंगे। ठीक है। उसके बाद जो तीसरी बात हमारे पास आती है वो आती है पैरेलल की। तो पैरेलल लाइंस कब होंगी, जब a1 बाय में a2 इज इक्वल टू में b1 बाय b2 तो हो, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। मतलब ये a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 तो होना चाहिए, लेकिन ये c1 बाय c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार में आपको कोई लाइन दी जाएंगी, लीनियर इक्वेशंस दी जाएंगी, तो अगर इंटरसेक्टिंग होंगी तो ये जो a1 बाय a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, तो ये याद रखना है। उसके बाद अगर कोइंसिडेंट होगी, एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं, तो ये सारी की सारी वैल्यू सेम होनी चाहिए। a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय में b2 इज इक्वल टू c1 बाय में c2। उसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी है पैरेलल। पैरेलल क्या होती है, मतलब एक दूसरे की लाइन, जैसे हमारे पास रेल की पटड़ी होती है, ट्रेन की ट्रैक्स। तो पैरेलल वाले केस में a1 बाय में a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 तो होगी, लेकिन वो c1 बाय c2 के इक्वल टू नहीं होगी। तो ये 3 सिंपल सी चीज़ थी। तो इसके बाद चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, जो कि अपने पास क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड। ठीक है। तो जो हमारे पास पहली लाइन दे रखी है वो दे रखी है 5x माइनस में 4y प्लस में 8 माइनस 0, सॉरी इज इक्वल टू 0 है, ये माइनस 0 नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास 2 इक्वेशन है, 5x माइनस में 4y प्लस में 8 इज इक्वल टू 0 और 7x प्लस में 6y माइनस में 9 इज इक्वल टू 0। तो हमें कंपेयरिंग करना है। किस इक्वेशन है a1x प्लस में b1y प्लस में c1, तो जो पहली इक्वेशन है वो कंपेयर करनी है इससे, और जो दूसरी इक्वेशन है वो कंपेयर करनी है a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू में 0 के बराबर। तो अगर मैं कंपेयर करूँ, देखो यहाँ पे a1x होता है पहली वाली इक्वेशन, तो a1 की वैल्यू 5 आ जाएगी, सिंपल सी बात है। उसके बाद b1 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 4 बराबर आएगी। देखो इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करना हमें। ठीक है। और c1 की वैल्यू क्या आएगी, इस केस में 8 आएगी। उसके बाद जो दूसरी इक्वेशन है 7x प्लस में 6y प्लस माइनस में 9, तो इसको कंपेयर करेंगे तो a2 की वैल्यू हमारे पास 7 आएगी, b2 की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी और c2 की वैल्यू क्या आएगी माइनस के 9। तो हमारे पास वैल्यू पता लगी। अब हमें पता है कि अगर अब a1 बाई a2 की फॉर्म में रखना, तो a1 बाई a2 किसके बराबर आया 5/7, b1 बाई b2 किसके बराबर आया माइनस के 4/6, माइनस के 4/6 को काटेंगे तो ये बनेगा माइनस के 2/3। ठीक है, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6। तो a1 बाई में a2 की वैल्यू आई है 5/7 और b1 बाई में b2 की वैल्यू आई है हमारे पास माइनस के 2/3। अब ये देखो दोनों की दोनों इक्वल नहीं है, तो a1 बाई में a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई में b2। तो ये कौन से वाला केस बनता है, लाइन, हैंस द लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ सॉल्यूशन हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, द पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। तो मैंने बताया था देखो इंटरसेक्ट करेंगे, या a1 बाई में a2 अगर b1 बाई b2 के बराबर नहीं है तो इंटरसेक्ट करेंगे लाइन, तो मैंने ये चीज़ बताई थी। तो उसके बाद हमारे पास ये पता लग गया, क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट की सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, a1 बाई में a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो हमारे पास जो लाइन होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी, जो कि यहाँ पे हमने दे दिया। तो जो दूसरी इक्वेशन है वो हमारे पास है 9x प्लस में 3y प्लस में 12, और अगली इक्वेशन है 18x प्लस में 6y प्लस में। तो इसको हमें कंपेयर करना इस वाली से, a1x प्लस b1y प्लस में c1, और जो इसको कंपेयर करना है ये वाली इससे करना है। तो कंपेयरिंग से क्या आएगी, देखो a1x ये कॉमन है, तो a1 की वैल्यू आ गई 9, सिंपल सी बात है। b1 की वैल्यू आ गई 3 के बराबर,
C1 की वैल्यू आएगी हमारे पास 12 के बराबर। उसके बाद A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, A2 की वैल्यू 18, B2 की वैल्यू 6, C2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 24 के बराबर। अब हमें इक्वेशन में पुट करना, तो A1/A2 क्या होगा 9/18 जो कि 1 बराबर आएगा 1/2 के बराबर। B1/B2 क्या होगा 3/6 जो कि आ जाएगा काटने के बाद 3 1 3 3 2 6 1/2 के बराबर। उसके बाद C1/C2 क्या 12/24 जो कि आ जाएगा 12 1 12 12 2 24। तो सारों की वैल्यू 1/2 1/2 1/2 मतलब तीनों के तीनों बराबर है। अगर ये तीनों बराबर हैं तो लाइन क्या होगी, कोइंसिडेंट होंगी। Hence the lines representing the given pair of equations are coincident, ठीक है, and there are infinite possible solution for the given pair of solution। देखो अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इसका एक ही सॉल्यूशन होता है, ओनली वन सॉल्यूशन, समझ गए। और अगर ऊपर नीचे चल रही, देखो ऐसे चल रही है ये एक के ऊपर एक, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं, समझ गए। तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन और ये लाइन होंगे हमारे पास कोइंसिडेंट। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है वो हमारे पास दो लाइन दे रखी है 6x - 3y + 10। तो यहाँ पर A1 की वैल्यू हो जाएगी 6, B1 की वैल्यू हो जाएगी -3 और C1 की वैल्यू हो जाएगी 10। इस केस में A1 की वैल्यू हो जाएगी 2, B1 की वैल्यू हो जाएगी -1 और C2 A2 B2 और C2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9 के बराबर। तो हमारे पास ये सारी की सारी हमें वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ पे। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, A1/A2 हो जाएगा 6/2 जो कि हो जाएगा 3/1, B1/B2 हो जाएगा -3/1 -1 तो माइनस से माइनस काट देंगे तो 3/1 बच गया। उसके बाद C1/C2 बन जाएगा हमारे पास 10/9 तो ये आगे कटे नहीं गा। तो देखो A1/A2 = B1/B2 क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन ये दोनों किसके इक्वल नहीं है, C1/C2, तो नॉट इक्वल टू C1/C2। तो किसका केस बन गया हमारे पास, पैरेलल लाइन्स का। तो हम लिख देंगे एज द लाइन इंटरसेक्टिंग द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर, हैज दीज लाइन्स विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, जैसे रेल की पटड़ी होती है कभी भी नहीं मिलती है। और देयर इज़ नो पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन। तो इन टाइप की लाइन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। जो कोइंसिडेंट करती है उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और जो हमारे पास जो लाइंस कौन सी होती हैं, जो लाइन इंटरसेक्ट करती है उनका एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। लाइन इंटरसेक्ट करेंगे एक सॉल्यूशन, जो हमारे पास कोइंसिडेंट है उनके इनफाइनाइट नहीं वैली सॉल्यूशन, और जो हमारे पास पैरेलल लाइंस होती हैं उनके नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में दो चीज़ बातें बतानी है हमें कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। कंसिस्टेंट को आप कांस्टेंट के नज़रिए से देख सकते हैं भाई। कंसिस्टेंट मतलब एक तरीके से कांस्टेंट, ठीक है, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती हो, ठीक। तो हमारे पास लाइन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब पता लगेंगे, हमारे पास देखो दो लाइन दे रही है हर केस में। तो अगर लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, तो देखो इंटरसेक्ट करेंगी तो उसका एक सॉल्यूशन आएगा, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। तो उस केस में ये कंसिस्टेंट हो जाएगी लाइन, ठीक है। और जब कोइंसिडेंट करेंगी तो जब सॉल्यूशन तो होंगे लेकिन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, तो उस टाइप में भी ये कंसिस्टेंट होएगी। मतलब ये वैल्यू लाइन जो वैल्यू तो दे रही है ना, अगर वैल्यू देंगी तो ये हमारे पास कंसिस्टेंट रहेंगी। लेकिन जो केस होगा हमारे पास पैरेलल लाइंस का, अगर हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं मतलब एक दूसरे के ऐसे रेल की पटड़ियों की तरह चल गई हैं, तो इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, मतलब जीरो सॉल्यूशन। तो इस केस में इनकंसिस्टेंट होती हैं। अगर हमारे पास कोई भी अगर वैल्यू आ रही है तो हमारे पास वो लाइन कंसिस्टेंट रहेंगी। अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है या फिर वन सॉल्यूशन है तो हमारे पास दोनों केस में लाइन कंसिस्टेंट रहेगी। अगर उसने जीरो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं दिया जो कि होता है पैरेलल लाइंस के केस में, तो वो लाइन इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। तो इंटरसेक्टिंग जो लाइन के केस क्या क्या है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ मैं आपको। कंसिस्टेंट लाइन के जो केस है वो हमारे पास A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और जो हमारे पास पैरेलल लाइंस के जो केस है वो A1/A2 तो इक्वल होता है B1/B2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये तीनों केस हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग के केस में भी कंसिस्टेंट होएगी, उसके बाद कोइंसिडेंट के केस में भी कंसिस्टेंट होंगी, और जो पैरेलल वाला केस है उसके केस में इनकंसिस्टेंट होंगे। तो ये आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगर हमारे पास लाइन पैरेलल आई तो इनकंसिस्टेंट है, नहीं तो कंसिस्टेंट रहेगी। तो ये 3-4 बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद चलते हैं अपने
क्वेश्चन को करने के लिए। तो हमें इस बात से ध्यान रखना कि अगर देखो भाई लाइन अगर सॉल्यूशन दे रही है तो हमारे पास वो कंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन कुछ का नहीं आ रहा है तो हमारे पास इनकंसिस्टेंट। तो मैं समझाऊंगा, थोड़े आप बिछड़ भी गए होगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास फर्स्ट है, हमारे पास दो लाइन दे रखी है 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 5, 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू में 7। तो यहाँ पर देखो a1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3, p1 की वैल्यू 2 और c1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 के बराबर। c1 की देखो वैल्यू -5 ले या 5 ले, बात एक ही है क्योंकि देखो 5 भी साइड में इज इक्वल टू में ही साइड में और 7 भी साइड में। तो यहाँ पे a2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 2, b2 की वैल्यू आएगी -3 और यहाँ पे c2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 7 के बराबर। ठीक है, तो a1 बाई में a2 हो जाएगा 3/2, b1 बाई में b2 हो जाएगा -2/3, देखो माइनस का 3 ऊपर लेके चला गया साइन, और c1 बाई में c2 हो जाएगा 5/7। तो ये हमारे पास देखो इक्वल टू नहीं है, तो a1 बाई में a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई में b2। तो हमारे पास क्या होगी, लाइन इंटरसेक्टिंग होगी। इंटरसेक्टिंग होगी तो एक तरह का कांस्टेंट होगा, तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, एक सॉल्यूशन आएगा इसका। ठीक है, एक सॉल्यूशन है तो हमारे पास ये कंसिस्टेंट है। अगर लाइन सॉल्यूशन दे रही है या फिर वो एक सॉल्यूशन दे या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन दे तो लाइन कंसिस्टेंट रहेगी। तो ये होगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका। तो a1 इज नॉट इक्वल टू b1 पहले एक केस है। देन दीज लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट वन पॉइंट डज हैव वन पॉसिबल सॉल्यूशन, हेंस द पेयर ऑफ लाइन इज कंसिस्टेंट। तो इस टाइप से आपने लिखना है। उसके बाद जो अगली इक्वेशन दे रखी है वो दे रखा है 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू में 8, 4x माइनस में 6y इज इक्वल टू में 9। ठीक है, तो a1 की वैल्यू मैं बता देता हूँ। a1 की वैल्यू आएगी 2, b1 की वैल्यू आएगी -3 और c1 की वैल्यू आएगी यहाँ पे 8। a2 की वैल्यू इस इक्वेशन से क्या आएगी, देखो a2 की वैल्यू आएगी 4, b2 की वैल्यू आएगी हमारे पास -6 और जो c2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 9 के बराबर। तो a1 बाई में a2 आ जाएगा हमारे पास 2 बाई में 4 जो कि आया यहाँ से ये। उसके बाद 2/4 को काटेंगे तो 1/2 रह जाएगा। उसके बाद b1 बाई में b2 आ जाएगा हमारे पास -3 बाई में 6, क्योंकि दोनों के दोनों माइनस है तो माइनस से माइनस काट देंगे हम, तो ये 1/2 बच जाएगा ये भी। उसके बाद c1 बाई में c2 बचेगा 8 बाई में 9, ये कटते नहीं आगे। तो देखो a1 बाई में a2 इज इक्वल टू b1 बाई में b2, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1/2 है, इसकी वैल्यू भी 1/2 है। तो a1 बाई में a2 इज इक्वल टू b1 बाई में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई में c2। तो किसका केस बन गया पैरेलल लाइंस का। अगर ये तीनों के तीनों इक्वल होते हैं तो हमारे पास किसका बनता, कोइंसिडेंट लाइन का, मतलब एक दूसरे के ऊपर लाई करते। लेकिन अब ये पैरेलल लाइंस का बन गया, मतलब ये आपस में एक साथ में चलेंगी रेल की पटरियों के जैसे। हैंस दीज लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दस हैव नो पॉसिबल सॉल्यूशन। तो इनके कितने सॉल्यूशन होंगे, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो हमारे पास लाइन क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट। कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए। हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। सिंपल सी बात थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। तो इस केस में a1 की वैल्यू है 3/2, b1 की वैल्यू है 5/3 और c1 की वैल्यू है 7 के बराबर। नीचे वाली इक्वेशन में a2 की वैल्यू है 9, b2 की वैल्यू है -10 और c2 की वैल्यू है 14 के बराबर। तो a1 की वैल्यू हमने रख दी ऊपर 3/2 और a2 की वैल्यू रख दी हमने 9। तो ये 2 नीचे जाकर मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, हो जाएगा 3/9 मल्टीप्लाई बाई 2। तो हम काट देते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/6 आ जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद b1 बाई में b2 क्या आ जाएगा, 5/3 डिवाइडेड बाई में -10। समझ रही हो बात को। तो ये जाएगा 5/3 नीचे जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो ये जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाई 10। तो 5 2 जा 10, तो -1/6 बन गया। ठीक है, और c1 बाई में c2 क्या हो जाएगा 7/14 जो कि हो जाएगा 1/2 के बराबर, क्योंकि 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो देखो a1 बाई में a2 की वैल्यू है 1/6, b1 बाई में b2 की वैल्यू है -1/6। तो ये वैल्यू इक्वल टू नहीं है, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो इक्वल टू नहीं है। तो हमारे पास क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग है तो इसका एक सॉल्यूशन है। अगर एक कोई भी सॉल्यूशन दे रही है तो हमारे पास कंसिस्टेंट है, तो हमारे पास ये बात प्रूव होगी। Therefore, these lines are intersecting each other at a point and thus have only one possible solution, hence the pair of linear equation is consistent। तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 4th, उसमें a1 की वैल्यू है और a2 की वैल्यू 5 और 10 क्या है, -1/2। उसके बाद b1 b2 की वैल्यू 3/6। देखते आनी चाहिए भाई आपको, ये कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, तो देखते ही आपको समझा मार दीजिए। तो b1 की वैल्यू -3 है और b2 की वैल्यू +6 है, तो -3 + 6 तो -1/2। तो a1 बाई में a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 तो हो गया। उसके बाद c1 की वैल्यू 11 और c2 की वैल्यू 22, तो ये भी -1/2।
तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। सारों की वैल्यू क्या है, -k1/2 के बराबर। देखो ये -k1/2 -k1/2 -k1/2। तो एक किस कौन सा केस बना, ये बन गया हमारे पास कोइंसिडेंट का केस, मतलब लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी। तो इसके कितने हो गए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन तो दे ही रही है, ये तो बात है ही, तो ये लाइन कंसिस्टेंट हो जाएगी, सिंपल सी बात थी। ठीक है, तो लाइन कंसिस्टेंट होगी क्योंकि इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखो जो मैं ये बना रहा ना, इसका मतलब इनफाइनाइट होता, कभी किसी को नहीं पता। तो इनफाइनाइट मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब किसी का जिस चीज़ का कोई एंड नहीं हो, तो इसके सॉल्यूशंस का कोई भी एंड नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप अपने आप करोगे। बस इसमें देखो ये हमारे पास केस क्या बनेगा, हमारे पास a1 a2 इज इक्वल टू b1/a2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इक्वल आ रहे तो हमारे पास लाइन कंसिस्टेंट हो जाएंगी, कंसिस्टेंट तो हमारे पास कंसिस्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं हम 4th। उसका देखो अगले क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन को घुमा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिए हमारे पास ये 3 4। ठीक है, दो पेयर, इनके पेयर दे दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। देखो इनकंसिस्टेंट कब होगी, जब ये पैरेलल होंगी, और कंसिस्टेंट कब होंगी, जब ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग होगी, या फिर हमारे पास कब होगी, कोइंसिडेंट होगी। पैरेलल का क्या केस है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो रिवीजन करा रहा हूँ आपकी, इंटरसेक्टिंग कम होगी जब a1/a2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू b1/b2। कंसिस्टेंट कब होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, कोइंसिडेंट कब होंगी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये तीनों चीज़ मैंने बता दी है आपको। ठीक है, कंसिस्टेंट कब होंगी, जब इंटरसेक्टिंग या फिर कोइंसिडेंट हो। ठीक है, इन्हीं उसमें ये सॉल्यूशन देगी। और पैरेलल के केस में क्या बना हमारे पास, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस केस में पैरेलल होंगी और उसी केस में इनकंसिस्टेंट भी हो जाएंगी, क्योंकि पैरेलल के केस में हमारे पास कितने सॉल्यूशन होते हैं, हमारे पास 9 सॉल्यूशन। इस केस में कितना आता है हमारे पास, 1 सॉल्यूशन, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही है तो एक ही सॉल्यूशन पे, एक पॉइंट पे कट कर रही है तो एक ही सॉल्यूशन आएगा। इसके बाद कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर लाई करे तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये आपकी मैंने एक तरीके से रिवीजन करा दी। तो देखो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेके चलते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है x प्लस में y इज इक्वल टू में 5 और 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 10। तो a1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, b1 की मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ एक बार, a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू भी 1 और c1 की वैल्यू भी 1 नहीं 5। ठीक है, b1 की वैल्यू 2, a2 है भाई यहाँ पे, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू 10। तो a1/2 हो जाएगा 1/2, b1/b2 हो जाएगा 1/2 और c1/c2 क्या आ जाएगा, कट के 1/2 के बराबर। तो तीनों की तीनों वैल्यू सेम आएगी, तीनों की तीनों वैल्यू सेम आई तो क्या होगा हमारे पास, कंसिस्टेंट और कोइंसिडेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और तो अगर हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो हमें करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगर लाइन कंसिस्टेंट है तो हमें इसका ग्राफ बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। देखो यहाँ पे इसने ये बता रहेगा इफ कंसिस्टेंट, अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली आपको हमें बताना पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन है उनका ग्राफ रेडी करना पड़ेगा भाइयों। ठीक है, तो ग्राफ भी रेडी कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है। x प्लस में 5 x प्लस में y इज इक्वल टू में 5 के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस में y के बराबर। ठीक है, अगर y की वैल्यू मैं 1 पुट करूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस 1 4 के बराबर। उसके बाद अगर y की वैल्यू मैं 2 पुट करूँ तो 5 माइनस में 2 x की वैल्यू 3 आ गई। अगर x की वैल्यू मैं 3 पुट करूँ तो 5 में से 3 गया तो x की वैल्यू आ गई 2। सिंपल सी इक्वेशन, को ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। उसके बाद जो दूसरी टेबल बनेगी हमारे पास ये बनेगी, तो हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन होगा 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 10 के बराबर। ठीक है, अगर मैं इसको x प्लस में y 5 भी बन जाता है, लेकिन इन्होंने काटे नहीं है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं। तो इक्वेशन देखो 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 10। अगर देखो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें हम, सारी पूरी इक्वेशन को, तो ये बनेगी x प्लस में y इज इक्वल टू में 5 के बराबर। तो इससे भी हम ऐसे इस इक्वेशन को सिंपल बना सकते हैं। तो हमारे पास सिंपल ये 5 माइनस में y के बराबर बन जाएगा। ठीक है, तो वह बात बढ़ गई हमारे पास, जो 5 माइनस में y के जो पॉइंट आए थे वो इसके पॉइंट आएंगे। सिंपल सी बात है। तो देखो पॉइंट सेम आ रहे हैं दोनों के, 4 1 3 2 और 2 3। तो दोनों के पॉइंट सेम आए, तो दोनों के पॉइंट सेम आए तो हमारे पास देखो इक्वेशन जो ग्राफ बनेगा वो भी सेम बनेगा। तो हमारे पास जो पॉइंट थे, एक तो हमारे पास था 4 1, ये हमारे पास वो बनेगा ये वाला पॉइंट।
उसके बाद दूसरा पॉइंट था हमारे पास 3 2, ये पॉइंट बन गया। तीसरा पॉइंट था 2 3। तो हमारे पास एक ही लाइन बनेगी जो इसमें हमारे पास कोइंसिडेंट, मतलब दोनों की दोनों लाइन इसी तरीके से बन जाएंगी। समझ गए बात को। तो लाइन हमारे पास ये थी x + 5 = 5 और ये लाइन है 2x + 1y = 5। तो दोनों की दोनों लाइन x + 5 = 5 के बराबर ही है। तो हमारे पास कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बस हमने लास्ट में लिख देना है। तो लास्ट में क्या लाइन है, फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दीज लाइन्स आर ओवरलैपिंग, मतलब कोइंसिडेंट है ईच अदर। देयरफॉर अगर एक दूसरे के ऊपर लाइक कर रही है तो हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो गए। देन देयरफॉर इनफाइनाइटली सोल्यूशन आर पॉसिबल फॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन। तो हमने प्रूव कर दिया अगर ये दोनों कंसिस्टेंट थी तो हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो गए। समझ गए बात को। इस टाइप से हमने इक्वेशन प्रूव करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार दोबारा नज़र डाल लो। पहले हमने क्या करा है, प्रूव करा कि भाई कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगी। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकली इसको दिखाना पड़ेगा। ग्राफिकली दिखाना पड़ेगा तो हमें इसके पॉइंट निकालने पड़ेंगे। हमने दोनों टेबल के पॉइंट निकाले, पॉइंट दोनों के सेम आए तो लाइन ऊपर नीचे लाई करेंगी। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि एक हमारे पास ओवरलैपिंग लाइन्स है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है फॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन। तो सिंपल सी इक्वेशन थी, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है भाइयों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है इसका हमारे पास सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड में क्या करा है, x - y = 8। तो इस केस से हमारे पास देखो a1 की वैल्यू आएगी यहाँ पे 1, उसके बाद b1 की वैल्यू आएगी -1, उसके बाद c1 की वैल्यू आएगी यहाँ पे 8। अगले में a2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 3, b2 की वैल्यू आएगी -3 और c2 की वैल्यू आएगी 16 के बराबर। तो भाई a1/a2 की वैल्यू आएगी 1/3, b1/b2 की आएगी माइनस के दोनों, ये भी 1/3 हो जाएगा। उसके बाद c1/c2 8 एकम 8 8 दूनी 16 1/2। तो a1/a2 तो बराबर हो गया b1/b2 के, लेकिन क्या नहीं हो पाया, नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि इसकी वैल्यू 1/2 इनकी वैल्यू 1/3 के बराबर है। तो ये बराबर नहीं हो पाए, तो इसका कौन सा केस बना, पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस, अगर पैरेलल लाइंस है तो हमारे पास इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। और हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, और अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अगर कंसिस्टेंट है तो जब भी हमें सॉल्यूशन ग्राफिकली बताना है। हमारे पास इनकंसिस्टेंट लाइन आएगी तो देयरफॉर दीज लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर दस हैव नो पॉसिबल सॉल्यूशन, हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो हमें आगे ग्राफ बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम यहीं पे इक्वेशन को छोड़ देंगे। अगर ये लाइन कंसिस्टेंट होती तो हमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत आगे पड़ती। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर है इसका हमारे पास थर्ड। तो 2x + 1y = 6, 4x - 4 2y - 4 = 0। तो a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू -6, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू -4 के बराबर। तो a1/2 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखो 2/4 जो कि ये कट के आ जाएगा 1/2। उसके बाद b1/b2 की वैल्यू आएगी 1/2, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का 2 है नीचे। उसके बाद c1/c2 की वैल्यू आ जाएगी -6/4, -4 तो माइनस से माइनस कर जाए, 2 2 4 2 3 6, तो की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो देखो ना ये इसके इक्वल है ना ये आपस में इक्वल है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्या आ जाएगी लाइन का, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अगर इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है तो हमारे पास एक सॉल्यूशन बनेगा, और एक सॉल्यूशन है तो हमारे पास कंसिस्टेंट होगी। अगर कंसिस्टेंट तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ के लिए हमने टेबल बनानी पड़ेगी, तो टेबल हम देख लेते हैं नीचे आगे। दो लाइन है हमारे पास, एक लाइन तो हमारे पास 2x + y - 6 = 0, तो हम y की फॉर्म में लिख लेते हैं, ये बन जाएगी y = 6 - 2x। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू मैं 6 पुट करूँ, सॉरी y, यहाँ x की वैल्यू अगर इसने 0 पुट करी, देखो ऊपर वाले केस में x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 है तो 6 में तो 2 गए 4, y की वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 2 है तो 2 2 जा 4, तो 6 में तो 4 गए 2, y की वैल्यू 2 हो जाएगी। सिंपल सी बात है। उसके बाद दूसरी इक्वेशन है 4x - 2y - 4। तो इसमें y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे अगर मैं देखो 4x - 2y - 4, अगर इस पर पहले क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर दे इक्वेशन को, तो ये बन जाए 2x - y - 2 = 0। तो y की वैल्यू आएगी यहाँ पे 2x - 2, समझ रहे हो।
तो सेम फिर भी सेम टेबल बनने वाली है। यहाँ पे इसने बस 2 से डिवाइड नहीं करा इक्वेशन को। तो अगर यहाँ पे देखो x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि 2 में से 2 गए 0। अगर x की वैल्यू 2 पुट करी तो 2 2 4, 4 में 2 गई 2, तो y की वैल्यू 2। उसके बाद अगर x की वैल्यू उसने 3 पुट करी तो 3 दूनी 6, 6 में तो 2 गई 4, तो y की वैल्यू आ गई 4 के बराबर। तो जो पॉइंट बने हमारे पास वो पॉइंट हम देख लेते हैं कि भाई हमारे पास पॉइंट कौन कौन से हैं। तो पहला जो पॉइंट है 0 और 6, ठीक है, 0 x एक्सिस पे और 6 यहाँ पे, तो 0 6 हमारे पास पॉइंट बन गया है यहाँ पे, समझ रहे हो। उसके बाद x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 4, x एक्सिस पे 1 के बराबर और y एक्सिस पे हमारे पास 4 के बराबर, तो हमारे पास ये बन गया ये वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे भी 2 के बराबर, तो हमारे पास पॉइंट बन गया ये वाला। तो हम एक लाइन खींच दी हमने इसके आर पार, ये जो कि ये बन गई हमारे पास ये वाली लाइन। उसके बाद x एक्सिस पे 1 जो कि है ये, और y एक्सिस पे 0, तो एक पॉइंट हमारे पास ये बन गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट 2 2 बन गया ये जो कि ये वाला है, और तीसरा पॉइंट बन गया 3 4। तो इस टाइप से हमने लाइन पता लगी तो हमने काट दिए, तो हमारे पास जो इंटरसेक्टिंग लाइन बनी वो बनी 2/2 की, ठीक है। तो जो इसका सॉल्यूशन आया, यूनिक सॉल्यूशन आया, 1 सॉल्यूशन आया, वो क्या आया 2, x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2 के बराबर। फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट एनी पॉइंट 2 2, thus इट इज़ द सॉल्यूशन फॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन। तो सिंपल सा था, ठीक है भाई। देखो ग्राफ थोड़ा ब्लर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ग्राफ आप अपने आप भी प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, ठीक है। 1/2 3 4 5 6 7 इस टाइम में अपने इक्वेशन ये साइड में नंबर लिखने हैं और उसके बाद एक प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। ग्राफ तो इस टाइप का आएगा, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। मैं सोल्यूशन में क्यों करा रहा हूँ भाइयों आपको, एक तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, तो टाइम आप यूटिलाइज़ करो इसका और चीज़ों में। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जल्दी से जल्दी आपको इक्वेशंस बता के, इसका सॉल्यूशन बता के आपके माइंड को क्लियर कर दूंगा कि भाई ये कैसे होएगा। तो आपकी उसके बाद आपने अपने आप प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद आपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। तो इस टाइप से मैं ये इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा नेट वेस्ट ना हो और ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो मैं 4th दे रखा है, इसमें A1 की, B1 की, C1 की वैल्यू लिख लेता हूँ। तो A1 की वैल्यू होगी 2, B1 की वैल्यू होगी -2, C1 की वैल्यू होगी -2 के बराबर। उसके बाद A2 की वैल्यू होगी हमारे पास 4, B2 की वैल्यू होगी -4 और C2 की वैल्यू होगी -5 के बराबर। उसके बाद A1/A2 बनेगा हमारे पास 2/4, B1/B2 की 2/4, इसको काट लो चाहे ना काटो। उसके बाद C1/C2 बनेगा 2/5। तो ये दोनों तो इक्वल हो गए, लेकिन ये वाले इक्वल नहीं हुए, तो इक्वेशन किसकी बनेगी, पैरेलल लाइंस की। तो इक्वेशन पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन। अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो लाइन इनकंसिस्टेंट हो जाती है। अगर एक भी सॉल्यूशन हो ना, एक भी, तो कंसिस्टेंट हो जाती है, लेकिन अब होगी इनकंसिस्टेंट, तो हमें ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। आगे ना यहाँ पे देखो लाइन में यहाँ लिख दिया, देयरफॉर दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर दस हैव नो पॉसिबल सॉल्यूशन, हेंस द पेयर ऑफ द लाइनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, समझ गए बात है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपना देख लेते हैं 5th। तो देखो इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं बता देता हूँ भी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। हमारे पास रेक्टेंगल होता है इस शेप का। रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है, स्क्वायर की तो सारी साइड सेम होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ होती है। हमारे पास लेंथ हमेशा बड़ी होती है ब्रेड्थ से, ठीक है, उसकी चौड़ाई से। तो हमारे पास जो पेरीमीटर इसका बनता है, देखो ये लेंथ ब्रेड्थ, फिर ये वाली भी लेंथ होगी, ये वाली ब्रेड्थ होगी। तो पेरीमीटर क्या होती है, इसकी बाउंड्री एक तरह की। तो बाउंड्री क्या बनेगी, लेंथ प्लस में ब्रेड्थ प्लस में फिर ये ऊपर वाली लेंथ प्लस में ये वाली ब्रेड्थ। तो यार 2 ऑफ लेंथ और 2 ऑफ ब्रेड्थ, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो जो पेरीमीटर बनता है वो बनता है 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेड्थ। तो ये हो गया पेरीमीटर। और जो एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो इसका वैसे अभी यूज़ नहीं, आगे जाके यूज़ आएगा। तो जो पेरीमीटर का यूज़ हमारे पास है लेंथ प्लस में ब्रेड्थ, ठीक है। तो जो पहली बात यहाँ पे वाई एक्स नहीं लेंगे, मैं लेंथ और ब्रेड्थ लेंगे इसकी हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन मतलब इसका पेरीमीटर का आधा, समझ रहे हो बात ने, इसका आधा। पूरा पेरीमीटर कितना होता है हमारे पास, 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेड्थ, जो कि मैंने अभी बताया था। ये हो गया हमारे पास पूरा पेरीमीटर। लेकिन यहाँ पे किसी ने क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो हाफ मतलब इसका 1/2, तो मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 2 से 2 गया, तो हाफ पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा, लेंथ प्लस में ब्रेड्थ सिर्फ। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। विड्थ हमारे पास ब्रेड्थ के बराबर होती है, विड्थ को ही हम ब्रेड्थ
कह देते हैं। तो जो लेंथ और ब्रेड्थ में जो डिफरेंस है वो तो दे रखा है ना 4 के बराबर, ठीक है। जो इज 36 दे रखा है ना, ये लाइन स्टार्टिंग से चल रही है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ इज 36, मतलब हाफ द पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, मतलब जो पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर गार्डन का आधा पेरीमीटर वो 36 के बराबर है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, बीच में उसने लाइन डाल दी ताकि बच्चे बिछड़ जाएं और इसको पता ही नहीं लगे भाई 36 है क्या। तो हमारे पास जो डिफरेंस है ना लेंथ ब्रेड्थ से कितनी बड़ी है, 4 सेंटीमीटर बड़ी है। तो वो तो हमने यहाँ पे लिख ली इक्वेशन 1 के रूप में। उसके बाद जो दूसरा इक्वेशन दी है जिसे हम भी चढ़ाए हैं, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इस वाले में इज 36, तो मतलब लेंथ प्लस में ब्रेड्थ इज 36। तो हमारे पास 2 इक्वेशन बनेगी। तो इक्वेशन बनाना ही 80% क्वेश्चन को सोल्व करने के बराबर है। तो हमारे पास सिंपल सी 2 इक्वेशन बन गई और यहाँ पे हमारा 80% पेपर क्वेश्चन सोल्व हो चुका। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो लेंथ इज इक्वल टू में b प्लस में 4, और इस वाली इक्वेशन कैसे, लेंथ इज इक्वल टू में 36 माइनस में b। सिंपल सी बात है दोनों की। तो यहाँ पे x ने हम l मान लेंगे, y ने b मान लेंगे, जो कि हमें माननी है स्टार्टिंग से, ठीक है। तो जो पहली इक्वेशन हमारे पास देखो, अगर मैं b की जगह, तो यहाँ पे इसने भाई उल्टा ले रखा है, लेंथ विड्थ ऑफ द गार्डन दे रखी है, मतलब ब्रेड्थ ले रखी है इसने x और लेंथ ले रखी है y। तो हम इनके केस में लेकर चल लेते हैं, नहीं तो आप भाई बिछड़ जाओगे सारे, ठीक है। तो मेन आपको इक्वेशन समझ में आनी चाहिए थी। इक्वेशन मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, दोनों की दोनों इक्वेशन, ठीक है। लेंथ माइनस में ब्रेड्थ, तो हम इसको वही सिस्टम है, लेंथ इसने y मानेगी तो y माइनस में x 4 के बराबर, और ये हो जाएगा y प्लस में x इज इक्वल टू में 36 के बराबर, ठीक है। स्टार्टिंग से आपने ये लेट द विड्थ ऑफ द गार्डन बी x एंड द लेंथ ऑफ बी y। तो विड्थ हमने ब्रेड्थ जो हमने मान लिया x और लेंथ बी y। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हमने दोनों इक्वेशन प्रिपेयर कर लिया है, y माइनस में x इज इक्वल टू में 4, जो कि कैसे आई है कि हुज लेंथ इज 4 मोर देन इज ब्रेड्थ, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ का जो डिफरेंस है वो 4 के बराबर है। और जो उनका सम है मतलब हाफ ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेड्थ, इसका हाफ कर देंगे तो 2/2, तो लेंथ प्लस में ब्रेड्थ की वैल्यू दे रखी है 36 के बराबर, जो कि हमारे पास y प्लस में x इज इक्वल टू में 36। समझ गए, बस इक्वेशन आपको समझ में आनी चाहिए दोनों की दोनों, ये एक ये और एक ये ऊपर वाली। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, बस हमें टेबल प्रूव करना। ये ऊपर वाली का टेबल ही हमारे पास बनेगा, y माइनस में इज इक्वल टू में 4 है ना, तो y इज इक्वल टू में हो जाएगा x प्लस में 4। तो अगर x y के फॉर्म में हमने टेबल बना लिया, अब यहाँ पे देखो ये वाली इक्वेशन लेके चल रही है पहली वाली, ठीक है। y इज इक्वल टू x प्लस में 4 हो गया। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँ, देखो इस वाली में x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 होगी। अगर x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू 12 होगी, 8 और 4 12। अगर x की वैल्यू 12 है, 12 और 4 16, तो y की वैल्यू 16 के बराबर हो जाएगी। उसी तरीके से अगली जो इक्वेशन है y प्लस में x इज इक्वल टू में 36, तो अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 36। अगर हमारे पास x की वैल्यू 36 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 0, क्योंकि ये प्लस का 36 है ना। अगर x की वैल्यू 36 है बराबर में 36, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 माइनस में 36, जो कि हो जाएगी 0 के बराबर। सिंपल सी बात थी। अगर उसके बाद मैं बात करूँ x की वैल्यू 16 है, तो जब y प्लस में 16 इज इक्वल टू में 36, 16 आ जाएगा माइनस करेगा, तो अगर 36 में 16 माइनस कर दूँ बचेगा 20, तो y की वैल्यू आ जाएगी 20। तो हमारे पास दोनों की दोनों टेबल प्रिपेयर हो चुकी है। और ज़रूरी नहीं है भाई ये पॉइंट रख कर आप करो, कुछ भी रख कर सकते हो, कोई भी पॉइंट। यहाँ पर x की वैल्यू 8 भी पुट कर सकते हो, y की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, आपका सोल्यूशन सेम रहेगा। नहीं ना समझिए, अगर मैं ये पुट करूँगा तो मेरा सोल्यूशन आएगा, कुछ भी पुट कर सकते हो आप, उससे ही आपका सोल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद ये ग्राफ देख लो भाई, इसका तो थोड़ा ग्राफ ब्लर था, मैं इसका ग्राफ लिया हूँ अपना जो मैंने प्रिपेयर कराया है। तो x की वैल्यू है 0 और 4, ठीक है। एक हमारे पास जो पहली टर्म बनेगी वो बनेगी 0 और 4, जो कि टर्म बनेगी हमारे पास x की वैल्यू 0 और 4, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो हमने एक पॉइंट यहाँ पर मान लिया। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो बनेगा 8 और 12, x की वैल्यू 8 और ये 12, तो ये हमारे पास यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारे पास इस टाइप में। उसके बाद x की वैल्यू 12 है और y की वैल्यू 16, तो x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 16, तो यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास इस टाइप में बन गया। उसके बाद जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 36, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 36, तो इस टाइप में यहाँ पे पॉइंट बनेगा। उसके बाद x की वैल्यू 36 और y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे बनेगा ये वाला।
और जो तीसरा पॉइंट है वो है इसके पास 16 और 20, तो x की वैल्यू 16 और 20। तो इस टाइप में हमारे पास लाइन बनेगी, तो हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन कैसे ड्रॉ होगी, देखो यहाँ पे अपना, तो एक लाइन तो अपना यहाँ पे बनेगी सीधी स्ट्रेट लाइन बिल्कुल। जो लाइन बनेगी इस पाई टाइप से भाई, ये लाइन अपना यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये लाइन बनेगी। उसके बाद तो दूसरी लाइन बनेगी, वो यहाँ से आएगी अपनी। दूसरी लाइन को हम यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे, तो दूसरी लाइन इस टाइप से इसके ऊपर से आ जाएगी यहाँ पे। तो जो इसका इंटरसेक्शन का पॉइंट जो बनेगा भाइयों, जो इंटरसेक्शन का जो पॉइंट इसका आने वाला है, तो यहाँ पर होगा, तो जो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसके एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 16 के बराबर, और वाई एक्सिस पर आएगी 20 के बराबर। तो 16 और 20 हमारे पास इसके दो यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट एनी पॉइंट 16, 20। देयरफॉर द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द गार्डन इज 20 एंड 16, क्योंकि x की जो वैल्यू हमने जो मानी थी वो है 16 और y की वैल्यू 20। तो x हमने क्या मानी थी, इसकी ब्रेड्थ, जो कि हमारे पास विड्थ, और जो इसकी जो लेंथ हमने मानी थी वो मानी थी y। तो लेंथ होगी हमारे पास इसकी 20, ब्रेड्थ होगी 16 के बराबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा, कुछ नहीं करा, बिल्कुल सिंपल है। हमारे पास प्रॉपर्टी पता होना है, इंटरसेक्टिंग की क्या होती है, पैरेलल की क्या होता है, कोइंसिडेंट की होती है। इंटरसेक्टिंग की होती है हमारे पास a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। उसके बाद पैरेलल की क्या होती है हमारे पास, पैरेलल की होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। उसके बाद जो कोइंसिडेंट होती है, उसके बाद तीनों के तीनों जो अगर सेम हो, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो तीनों की तीनों प्रॉपर्टी हमें याद होनी चाहिए। उसके बाद अगर इंटरसेक्टिंग हमें क्या दे रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन तो इन्होंने दे दी हमको। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, हमें एक लीनियर इक्वेशन और बनानी है इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। तो पहले हम केस लेके चलते हैं इंटरसेक्टिंग का। इंटरसेक्टिंग के लिए हमें पता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। देन द सेकेंड लाइन सच दैट इट इज इंटरसेक्टिंग द गिवन लाइन कैन बी, हो सकती है, मतलब ये तो कौन सी हो सकती है, हमने मान लिया 2x + 4y - 6। तो देखो a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 2, और यहाँ पे a2 की वैल्यू क्या है, ये भी 2 है, तो 2/2 1। b1 की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पे b2 की वैल्यू क्या है 4, तो 3/4 हो जाएगा। तो जो कि बराबर नहीं आया, तो हमें ये प्रूव करना था a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हमारे पास प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस इक्वेशन की जहाँ कुछ और भी ले सकते हो, जैसे ये 2x + 4y लिया ना, यहाँ पर ले लो 3x + 4y - 6। तो यहाँ भी a1/a2 क्या बनेगा 2/3, और b1/b2 क्या बनेगा 3/4। तो ये भी दोनों इक्वल नहीं है, तो ये भी इंटरसेक्टिंग होगी। तो ये भी हो सकता है, मतलब अपनी तरीके से आप कुछ भी ले सकते हो, कोई पर्टिकुलर ये नहीं कि भाई आपको ये इक्वेशन लोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आप ये इक्वेशन भी या फिर अपनी तरफ से भी कुछ बना सकते हो, 4x + 8y - 6, 4x + 8y - 13, कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी। बस ये a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास पैरेलल लाइंस की कंडीशन दे रखी है, भाई पैरेलल लाइंस होनी चाहिए हमारे पास। और पैरेलल किसके होने चाहिए, ये जो इक्वेशन हमारे पहले से गिवन है, जो कि क्वेश्चन में दे रखी है 2x + 3y - 8। आप देख लो, तो 2x + 3y - 8, ठीक है। तो हमने ये इक्वेशन यहाँ पे ले ली। तो पैरेलल की जो कंडीशन होती है हमारे पास होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसके बराबर ये नहीं होनी चाहिए। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन लेनी कि जो ये कटने के बाद बराबर आए, ठीक है। तो कैसे लेंगे हम, तो देखो अगर यहाँ पे 4x ले लो आप और 6y ले लो, तो 2 × 2 = 4, 1/2 आएगा यहाँ पे, और 3 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1/2 आएगा, यहाँ पे भी 1/2 आएगा। तो a1 और a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो जाएंगे। लेकिन ये वाली चीज़ इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो 8 दूनी 16, यहाँ पे आप 16 नहीं ले सकते सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16। तो यहाँ पर आपको 16 नहीं लेना, सिर्फ बेसिक 8 ले लो। तो इस प्रकार से अपनी इक्वेशन बन जाएगी। तो a1/a2 के लिए आएगी 2/4, b1/b2 की वैल्यू आएगी 3/6, c1/c2 की वैल्यू आ जाएगी -8 -8, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1/2, यहाँ पे वैल्यू भी आएगी 1/2। तो ये बराबर होगी, जो कि हमारे पास पहली चीज़ प्रूव होगी। उसके बाद ये इसके बराबर नहीं होनी चाहिए, जो कि हमारे पास आएगा माइनस से माइनस कट गया, 8 से 8 कटा तो 1।
तो ये दोनों 1 के बराबर नहीं है, हाफ कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता है। हमारे पास इक्वेशन प्रूव होगी तो हम इस तरीके से इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर और कुछ लेना चाहो तो इस इक्वेशन की जगह हम क्या और ले सकते हैं कि भाई हमारी इक्वेशन बन जाए, तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 और यहाँ पे -8 ले लो मान के चलो। तो देखो फिर 2/6 करेंगे, ये हो जाएगा a1/a2 की वैल्यू इज इक्वल टू b1/b2 की वैल्यू 3/9। तो देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आ गया। लेकिन इसके बराबर नहीं आएगा क्योंकि ये भी -8 तो ये वैल्यू 1, तो ये दोनों वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी, तो ये इक्वेशन दोबारा प्रूव हो जाती है। तो इस टाइप में हम दूसरी इक्वेशन भी बना सकते हैं। उसके बाद जो तीसरी बात आती है वो है कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब तीनों की तीनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास वो इक्वेशन है 2x प्लस में 3y माइनस में 8 के बराबर शायद, हाँ। तो जो गिवन इक्वेशन है वो हमारे पास 2x प्लस में 3y माइनस में 8 इज इक्वल टू में 0 के बराबर। तो इससे ही हमें कोई कोइंसिडेंट लाइन बनानी जो कि कंडीशन ये सेटिस्फाई हो हमारे पास। हैंस द सेकंड लाइन विल बी क्या हो सकती है, जैसे इसके मल्टीपल ले लो 2 2 जा 4, यहाँ पे 4x, 3 2 जा 6, मतलब इसके 2 2 के मल्टीपल, ये क्या 4x, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 प्लस में 6y और 8 2 जा 16 जो कि हो जाएगा -16 के बराबर इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब अगर वैल्यू काटेंगे तो ये भी 1/2 की वैल्यू बराबर होगा, तो ये 2/4। तो ये हो गया हमारे पास a1/a2 की वैल्यू इज इक्वल टू में 3/6 और आगे इज इक्वल टू में -8/-16, तो माइनस से माइनस कट जाता है। तो ये 1/2, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 1/2 1/2 एंड 1/2, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो वो लाइन क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी। तो इस टाइप में हम इक्वेशन को ले सकते हैं। ठीक है, 4x प्लस 6y माइनस में 16, या फिर यह इसमें 3 के मल्टीपल 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 और 8 3 24। तो इस प्रकार में कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हो, आप एक ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, या फिर अपने आप से भी कोई बना कर ले सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है इसका लास्ट। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस में 2y माइनस में 12 इज इक्वल टू 0। डेटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। जैसे हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है ना, तो ये जो वर्टिसेस होती है इसमें x y की वैल्यू, ये वाली x1 y1 की वैल्यू और ये x2 y2 की वैल्यू, तो हमें इनकी वैल्यू बतानी है तीनों वर्टिसेस के ट्रायंगल की। तो हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना पड़ेगा ट्रायंगल। तो हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है, x माइनस वाई प्लस में 1 और 3x प्लस में 2y माइनस में 12 के बराबर। तो ये इक्वेशन बढ़ेगी हमारे पास x इज इक्वल टू में y माइनस में 1, क्योंकि देखो x माइनस में y प्लस 1 दे रखे हैं, तो x को हम इधर ही रखेंगे, y वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस 1 का होगा वहाँ पे -1, तो x इज इक्वल टू में y प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। तो हम अगर x की वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट करें तो x की वैल्यू 0, अगर y की वैल्यू 2 पुट करें तो x की वैल्यू 1, अगर y की वैल्यू अगर हम 3 पुट करें तो 3 में से गया तो x की वैल्यू 2। तो एक टेबल तो हमारे पास ये बनेगी। उसके बाद जो दूसरी टेबल बनेगी, इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x प्लस में 2y माइनस में 12 इज इक्वल टू 0। तो x की फॉर्म में ले आते हैं हम, तो ये हमारे पास 3x इज इक्वल टू हो जाए 12 माइनस में 2y और डिवाइडेड बाय में 3। ठीक है, तो अगर y की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ तो यहाँ पे 0 बन गया, तो 12 में से 12 डिवाइडेड बाय में 3, तो 3 चौके 12, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू मैं यहाँ पे 3 पुट करूँ तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 गई 6, 6 डिवाइडेड बाय में 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि 6 डिवाइडेड बाय में 3, 3 2 जा 6। उसके बाद y की वैल्यू अगर मैं 6 पुट करूँ तो 6 दूनी 12, 12 में से 12 का 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। तो इसी प्रकार से हमें ग्राफ बनाना है आगे। तो देखो हमें पॉइंट ड्रॉ करने हैं, तो जो पहला पॉइंट है हमारे पास 0 1 है। ठीक है, 0 x एक्सिस पे और 1 y एक्सिस पे, तो हमारे पास जो लाइन बनी है, ये पॉइंट बना है, ये वाला पॉइंट बनेगा। ठीक है, मैंने पॉइंट को कर दिया, ड्रॉ कर दिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट बनेगा हमारे पास x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 2, तो x एक्सिस पे आ गया हमारे पास 1 और y एक्सिस पे 2, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट ये बन गया। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है हमारे पास बनेगा x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 3, तो ये वाला पॉइंट बन गया। समझ गए, तो ये हमारे पास लाइन ड्रॉ हो जाएगी इस प्रकार से कुछ। उसके बाद जो
दूसरे जो पॉइंट है हमारे पास एक्स एक्सिस पे 4 है और 0 है, तो हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया। उसके बाद अगली है 2 और 3, एक्स एक्सिस पे 2 यहाँ पे आएगा और वाई एक्सिस पे 3, तो ये आ गया हमारे पास कॉमन पॉइंट, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट बनेगा वो बनेगा 0 और 6 का, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 6, तो एक पॉइंट बन गया ये। तो हमें कुछ नहीं करना, बस लाइन ड्रॉ कर लेनी है जहाँ तक ड्राइव होंगी, जब तक ये कट नहीं करे। तो हमारे पास एक जो पॉइंट कट करेगा तो एक लाइन तो बनेगी ये हमारे पास, एक आ गई अपने पास ये, और एक आ जाएगी अपने पास ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक वर्टिसिस बनेगी वो बनेगी हमारे पास -1 एंड 0, दूसरी वर्टिसिस बनेगी 4 एंड 0, और जो तीसरी वर्टिसिस बनेगी जो कॉमन आई थी वो हमारे पास 2 और 3, ठीक है। तो इस ग्राफ से हमें 3 वर्टिसिस मिल गई, मतलब इसके 3 कोने मिल गए, एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना ये, तो 3 कोने मिल गए। तो पहला तो हमारे पास 1 एंड 0, और दूसरा है हमारे पास 4 0, और तीसरा है 2 और 3। तो हमारे पास फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ए पॉइंट ऑफ 2 3 -1 0 एंड 4 0, देयरफॉर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आर 2 3 -1 0 एंड 4 0। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 का कंप्लीट। तो ये एक्सरसाइज हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, और अपने यार दोस्तों में बता देना कि भाई ऐसा भी कोई चैनल है जो सॉल्यूशन इनके करा रहा है। तो भाई धन्यवाद, जय हिंद जय भारत देखने के लिए वीडियो। और अपना व्हाट्सएप नंबर है 7400204911, शेयर करके उस पर अपनी इसका स्क्रीनशॉट भेज देना अपनी का, तो मैं अपने स्टेटस पर लगाऊंगा भाई थम थारी जो भी आपने शेयर करा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट। अगली वीडियो में 3.3 करेंगे, इसी तरीके से आपको पूरा मैथ करा दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।